ओके, सो आवर करंट टॉपिक इज़ एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. NCF 2005 is one of the four NCF came in 1975, 1988, 2000, 2005 by NCERT. यानी कि NCERT ने ये NCF का जो पूरा उनका प्रोग्राम है ये आउट करा, जो मतलब हर ऑलमोस्ट 5 साल में आता था. तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. बेसिकली ये जो NCF का प्रोग्राम है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड है. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी कि मतलब इस चीज़ पे बेस्ड है कि बच्चे जो हैं वो खुद करके अपनी सोच से सीखते हैं. यानी कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका हर इंसान का लर्न करने का एक अपना तरीका होता है, तो उस अप्रोच से ये सीखते हैं. इट डिपिक्ट्स व्हाट इज़ डिज़ायरेबल फॉर चिल्ड्रन. ये प्रोग्राम जो है NCF का ये बताता है कि बच्चों के लिए क्या सूटेबल है, क्या सही रहेगा. इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेट करा गया. बेस जो है इसका लास्ट जो NCF बना था 2000 उस पे इसका बेस निर्धारित है. उसी के बेसिस पे मतलब उसी को आगे एलैबोरेट करके मॉडिफाई करके बनाया गया. लर्निंग विदाउट बर्डन जो था, मतलब जिसका मेन मोटो था, उसी के ऊपर ये बेस्ड है. नेशनल स्टीयरिंग कमेटी हेडेड बाय प्रोफेसर यशपाल. क्या हुआ था इसमें कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बिठाई गई थी, जिसके जो हेड थे वो प्रोफेसर यशपाल जी थे, जिन्होंने 21 NCF ग्रुप अपॉइंट करे गए. और जो उनके मेंबर्स थे दे वो एडवांस बियरिंग, बहुत ही माने जाने लोग बिठाए गए. NCERT की फैकल्टी थी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, स्कूल टीचर्स थे, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल टीचर्स थे. और NCF बिगिन विद कोटेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स एसे. उनका एक एसे था, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस. उसी की एक कोट से NCF का जो ये पूरा मतलब जो भी उन्होंने बनाया था डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है. इन विच द पोएट रिमाइंडर्स क्रिएटिव स्पिरिट एंड जनरस जॉय आर की इन चाइल्डहुड. यानी कि क्रिएटिव स्पिरिट यानी कि कुछ नया करने की, कुछ इनोवेटिव करने की चाह, और जनरस जॉय यानी कि आपका एक जॉयफुल माइंड होना चाहिए, खुशहाल होने चाहिए हो आप, बर्डन फ्री होने चाहिए हो. यही इसका मतलब बेस है एक तरीके से. ओके, तो अब क्या है, कुछ इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जिसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब किन सिद्धांतों पे ये काम करता है. तो फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. यानी कि नॉलेज ऐसी हो जो आउटसाइड द लाइफ जो है उससे कनेक्ट कर पाए. यानी कि आपने बुकिश नॉलेज जो है वो गेन कर ली, लेकिन लाइफ में आपकी बहुत सारी जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है आप उनको डील ही नहीं कर पा रहे हो, जो आपने पढ़ा वो उससे कभी ज़िंदगी में रिलेट ही नहीं हुआ, तो ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं. तो NCF इस चीज़ पे फोकस करता है दैट योर नॉलेज मस्ट बी कनेक्टेड टू योर लाइफ आउटसाइड द स्कूल. सेकेंड वन इज़ इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मैथड्स. यानी कि सिर्फ आपको किताबी कीड़ा या बुक वॉर्म नहीं बनना है कि आप पढ़ते जाओ और उसका प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं है. तो पुराने ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ना है, एक न्यू इनोवेटिव मेथड लाने हैं. नेक्स्ट इज़ एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक. यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो टेक्स्ट बुक से बहुत ही और आगे बढ़कर हो. यानी करिकुलम जो है वो ऐसा हो जो आपकी एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को कैटर करे, उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसको ध्यान दे. नेक्स्ट इज़ मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ. यानी कि एग्जामिनेशंस जो हैं वो ऐसे नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशंस आप मतलब फॉर द सेक ऑफ मार्क्स और एक प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड आप वो ले रहे हो. एग्जामिनेशंस ऐसे होने चाहिए जो बच्चे ने होल थ्रू अब तक
जो भी करिकुलम में पढ़ा है उसका एक मतलब एक असेसमेंट होना चाहिए कि उसने क्या सीखा है, क्या इम्प्रूवमेंट का आगे स्कोप है। इस चीज़ का पूरा एग्ज़ाम होना चाहिए, ना कि सिर्फ कि थ्योरी बेस्ड रख दिया कि भाई मार्क्स अटेन करने और रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट इज़ नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न विद इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न बनाना। एक ये एनसीएफ का जो था एक गोल था कि एक इंसान जो है ऐसी क्वालिटी से परिपूर्ण हो, ऐसी क्वालिटीज़ उसमें अच्छे से नर्चर हो पाए कि वो एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न बन पाए। तो ये प्रिंसिपल्स थे। हाँ जी, तो अब बात अगर हम करें बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे तो या नीड्स थी। ऑब्जेक्टिव्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं नीड्स के बारे में। तो एनसीएफ डॉक्यूमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 एरियाज़। बेसिकली एनसीएफ डॉक्यूमेंट 5 एरियाज़ में जो था डिवाइडेड था। फर्स्ट है पर्सपेक्टिव, सेकेंड वन इज़ लर्निंग एंड नॉलेज, थर्ड इज़ करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, फोर्थ इज स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट और फिर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। हाँ जी, तो फर्स्ट चैप्टर जो है ये बेसिकली ना 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड था। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेते हैं कि फर्स्ट है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या मतलब इसका नज़रिया था, स्ट्रेंथनिंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, यानी एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो उसको मजबूत बनाना था सोसाइटी में। रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड बेस्ड ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन इनका मोटो था। जैसे कि 2000 के एनसीएफ में बेस था तो उसी को ये आगे लेकर जा रहे थे कि लर्निंग विदाउट बर्डन ऐसा करिकुलम प्रिपेयर हो। इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन जो है वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। और बिल्डिंग a citizenry committed to democratic practices, values, sensitivity towards gender justice problems faced by SCs, ST and need of disabled, यानी कि SC, ST और disabled की जो needs है, जो भी उनके साथ injustice है उसका solution निकल पाए। ऐसी values जो है inhibit करनी लोगों में। तो ये एनसीएफ के मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव था फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर पे जब हम आते हैं तो सेकेंड चैप्टर में क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट को कैटर करे, एक बच्चे की ऑलराउंड पर्सनालिटी को इन्हांस करे। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होता है कि लर्नर जो है वो अपने वे में खुद करके सीखता है, खुद के इंसाइट से सीखता है। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए। डोंट मिसअंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन विद नॉलेज, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं होता। आपको एक चीज़ के बारे में पता चला, ओके, वो दैट इज़ इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली हर आस्पेक्ट्स के साथ पता चला, दैट इज़ नॉलेज। Adolescence is a vulnerable age for students and curriculum should prepare them and provide them emotional and social support. Adolescence एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है, वनरेबल स्टेज है, जब वो बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी अफेक्ट होती है। तो करिकुलम ऐसा हो जो उन्हें इमोशनल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करे। इंक्लूसिव एजुकेशन हो, यानी कि डिसेबल जो बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड द लास्ट इज़ एक्टिव लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंशियल मोड, यानी कि लर्निंग जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट होने चाहिए। एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो अपना जो भी कंटेंट है, कंसेप्ट है, उसको लर्न करे, वो खुद करे और फिर उस चीज़ को लर्न करे। तो ये हमारा चैप्टर 2 का ओवरऑल था। तो बेसिकली क्या है, थर्ड चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 3, जिसको लैंग्वेज टर्म दी हुई है उन्होंने। तो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज स्किल्स, स्पीच एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग,
cut across school subjects and disciplines. Their foundational role in children's construction of knowledge right from elementary classes needs to be recognized. यानी कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पे जो है वो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, उनकी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स पे। और बाकी के जो भी मतलब स्कूल सब्जेक्ट्स हैं ये जो हैं उनका मतलब एक तरह से फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, तो एलिमेंट्री क्लासेस से ही इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अ रिन्यूड एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फार्मूला, और 3 लैंग्वेज फार्मूला पे भी एनसीएफ जो है वो ध्यान देता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें मदर टंग और फिर हमारी सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज का अलग अलग स्टेजेस में क्या रोल होता है वो बता रखा होता है। तो इसमें एक पॉइंट है फिर सब्जेक्ट्स को इसमें कैसे दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि जो बच्चे जो है ना मतलब ऐसे उनके लिए स्टडी जो है एकदम मोनोटोनस ना बन के रह जाए। जिस सब्जेक्ट्स में आगे आपका मैथमेटिक्स में क्या होने चाहिए, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए। सोशल साइंसेस में सोशल जो भी अवेयरनेस है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। कंप्यूटर हो गया जो आगे हमें ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्ट एजुकेशन हो गई, स्टडी ऑफ मॉरल एजुकेशन, पीस हो गई, फिज़िकल एजुकेशन, साइंस हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए लैंग्वेज हो गई, लिटरेचर पार्ट, ये सब सब्जेक्ट्स होने चाहिए। So the another chapter is last one, availability of minimum infrastructure, यानी कि अब इन्होंने स्कूल के बारे में बात करी गई है कि मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक एसेंशियल है कि होना ही चाहिए स्कूल में, और मटेरियल फैसिलिटीज़ है, सपोर्ट फॉर प्लानिंग और फ्लेक्सिबल डेली स्केड्यूल आर क्रिटिकल फॉर इम्प्रूव्ड टीचर परफॉर्मेंस। यानी कि अगर हम बेसिकली टीचर की हेल्प की भी बात करें, अगर हम नॉर्मल मतलब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस है। जो भी हमारी टीचिंग एड्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनकी प्रॉब्लम जो भी उनका मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। फिर है अ स्कूल कल्चर दैट नर्चर्स चिल्ड्रंस आइडेंटिटीज़ एज लर्नर्स एनहांसेस द पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच चाइल्ड। यानी कि स्कूल कल्चर यानी कि स्कूल का ओवरऑल एनवायरनमेंट, स्कूल में प्रोवाइड करी गई फैसिलिटीज़, इन पर भी ख़ास फोकस जो है वो होना चाहिए। और मतलब अच्छी वेल इक्विप्ड फर्नीचर वगैरह सब होना चाहिए। वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की वैल्यू भी बच्चों में नर्चर करनी चाहिए शुरू से ही। टेक्स्ट बुक्स फोकस ऑन एलाबोरेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड एक्टिविटीज़। टेक्स्ट बुक जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पुराना मतलब ओल्डर कंसेप्ट जो है आज भी उसमें पुराना कंटेंट जो है डाला हुआ है। ऐसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जो आगे आने वाली लाइफ रिलेटेड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएँ, और उसमें जो है एकदम डायनामिक कंसेप्ट होने चाहिए जो करंट बेस्ड हो। तो ये सब हमारा एनसीएफ का जो था ओवरऑल कंसेप्ट था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स वगैरह पढ़े। तो होप सो आपको ये एनसीएफ जो है वो एनसीएफ 2005 अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।